ये हाथ पर गोली का निशान आपको दिख रहा होगा। और उसके बाद रमन कश्यप को गाड़ी से कुचल के मारा जाता है। अजय मिश्रा उर्फ टेनी के बाप की ताकत नहीं थी कि किसानों का संहार कराने के लिए अपने बेटे के काफिले को वहां गाड़ी का काफिला भेजकर चढ़ा देता। एडिशनल एसपी अरुण कुमार, एडीएम, एसडीएम, इन सब पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लेकिन अब देखिए, संघ परिवार की सरकार है तो गाड़ियों से कत्ले आम कर रहे, गाड़ियों से हत्या कर रहे। एक मिनट भी नरेंद्र मोदी तुमको कुर्सी पर रहने का हक नहीं है कि मैं 2 मिनट में किसानों को निपटा दूंगा। संघ परिवार के सरकार की बाप की ताकत नहीं है हत्या करके कि किसान आंदोलन को खत्म कर सके। कि नरेंद्र मोदी तुम स्वयं थे कि तड़ी पार रह चुका अमित शाह था या मोहन भागवत, और 5वां किसी के बाप की ताकत मंगाने की नहीं है कि मैं तुम्हारा इंटरव्यू करूंगा लेकिन तुमको किसानों पर आरोप लगाना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को, आरएसएस के चरित्र को आपको समझना पड़ेगा। जब कुत्तों के बीच में मांस की हड्डी डाल करके उन्हें लड़ाया जाए, उस तरीके की बहस टीवी में चलती है। ये नाम बदली करके ये गाली गलौज कर रहा है। अगर इसकी इतनी हैसियत है तो ये अपना आईडी प्रूफ बताए, मुझे अपना नंबर दे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय मैं फेसबुक पेज पर लाइव आया हूं। मेरे साथ एक खास मेहमान हैं। लगातार मैं बार बार कह रहा हूं, इस दौर में जो अपनी बात उठाए, जो अपनी बात कहे, वो सबसे बड़ा बहादुर है। रावत साहब उसी तरह के एक बहादुर इंसान है जो लगातार इस देश में विपक्ष की आवाज़ बने हुए हैं। किसी टेलीविज़न चैनल या अखबार की औकात नहीं है कि रावत जी जैसे लोगों के साथ बहस करे, बात करे। परत दर परत हर मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं। ऐसे दौर में जब चारों तरफ चुप्पी है, एक डर है, मुझे नहीं पता ऐसे लोगों को हिम्मत कहाँ से मिलती है, वो कौन सी ताकत है जो इनको बोलने के लिए उकसाता है जब चारों तरफ चुप्पी है। लेकिन इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि 21वीं सदी डॉक्टर अम्बेडकर की सदी होगी, 21वीं सदी संविधान की सदी होगी, 21वीं सदी जो होगी वो मानवता, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की सदी होगी। आज का सबसे बड़ा जो हमारे लिए मुद्दा है कि क्या अब इस देश में जाति देख के न्याय होगा और क्या अब मनुस्मृति का दौर लागू हो गया है। 3 कोमल शर्मा, कपिल मिश्रा और अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे, इन सबको कोई सजा नहीं होती है, जेल तक नहीं जाते हैं, जबकि साफ दिख रहा है कि ये लोग दोषी हैं। चाहे वो दिल्ली दंगा हो, चाहे जेएनयू का मसला हो, चाहे वो लखीमपुर का मामला हो। लखीमपुर खीरी में वो वीडियो भी आ गया जिस पर वो कार चढ़ा रहे हैं, कल नेट डाउन था। दूसरा वीडियो आया जिसमें वो कार से भाग रहे हैं। विपक्ष के नेताओं को पुलिस जाने नहीं दे रही है, तो अब राजनीति भी संभव नहीं है। इसे कैसे लेते हैं आप? और जनरल कैटेगरी के लोगों से मेरी अपील है कि आप क्या सोचते हैं? क्या आप बीजेपी के कामों से सहमत हैं? रावत साहब खुद जनरल कैटेगरी के हैं, राजपूत समाज से आते हैं ना, राजपूत समाज से आते हैं। इनसे समझेंगे कि देश कैसे चल रहा है। मेरी लगातार कोशिश है कि सवर्ण समाजों से सवर्ण समाज के बारे में राय ली जाए। रावत साहब थोड़ा सा और आगे आके बैठिए। रावत साहब क्या कहेंगे लखीमपुर वाला जो वीडियो वायरल हो रहा है उस पर? लखीमपुर खीरी का मैं सबसे पहले तो ये कहूं, क्योंकि हम किसान आंदोलन का हिस्सा है, इस लड़ाई का हिस्सा है, मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं। ये कोई संयोग है कि प्रयोग केंद्रीय गृह राज्य मंत्री 25 सितंबर को जनता के बीच में चुनौती देता है, क्योंकि किसानों ने काले झंडे दिखाए थे 3 काले कानून के विरोध में। जो संघर्ष हमारा चल रहा, जो आंदोलन चल रहा है पिछले 10 महीने से, देश में मंडी व्यवस्था को खत्म करने के लिए, देश के किसानों को बंधुआ मजदूर ठेकेदारी व्यवस्था के तहत बनाने के लिए, और तीसरा हमारे देश में जमाखोरी बढ़ाकर किसानों को भी और उपभोक्ताओं को लूटने के जो 3 काले कानून है उन्हें वापस कराने, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाने की मांग को लेकर के जो आंदोलन चल रहा है, अजय मिश्रा उर्फ टेनी गृह राज्य मंत्री को किसानों ने झंडे दिखाए 25 सितंबर को। और उस झंडे के बाद का पहले मैं जिक्र करना चाहता हूं, जो वीडियो आप बार बार सुन रहे होंगे। अजय मिश्रा उर्फ टेनी कह रहे हैं, मैं केंद्रीय मंत्री, सांसद और विधायक से पहले जो था वो समझ लो। काले झंडे दिखाने वालों, अगर मैं नीचे उतर जाता तो 10 मिनट में भी तुमको भागने का मौका नहीं मिलता। मतलब अगर अजय टेनी नीचे उतर जाते गृह राज्य मंत्री, तो वो जो झंडा दिखाने वाले थे उनकी मौत निश्चित थी। ये बात सार्वजनिक तौर पर पब्लिक के बीच में भरी अपने कार्यकर्ताओं की भीड़ के बीच में अजय मिश्रा बोल चुके हैं, गृह राज्य मंत्री। इसका मतलब यह हुआ कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की वो खूबी जो केंद्रीय मंत्री, सांसद और विधायक से अलावा है, जिस खूबी को देखते हुए
नरेंद्र मोदी ने 7 जुलाई को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की कुर्सी पर बिठाया अजय मिश्रा को, और अजय मिश्रा ने ठीक 25 सितंबर को जनता के बीच में धमकी दी, और गांधी जयंती के अगले दिन 3 अक्टूबर को तिकोना में लखीमपुर की बात कर रहा हूं, जहां पर उप मुख्यमंत्री का केशव प्रसाद मौर्य का हेलीपैड बनाया गया था उतारने के लिए, वो बलबीरपुर गांव जो कार्यक्रम आयोजित था इनका, किसका, गृह राज्य मंत्री का, वहां जाने का था। किसान वहां पर आए, विरोध कर रहे थे और किसान वापस जा रहे थे क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य का कार्यक्रम रद्द हो चुका था। अब 2 बड़े सवाल मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूं। जब केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रद्द हो जाता है, किसान अपनी घर वापसी कर रहे होते हैं, वहां पर एडिशनल एसपी अरुण कुमार की अगुवाई में 2000 ज्यादा पुलिस बंदोबस्त था, वहां पर एडीएम और एसडीएम भी था। तो अचानक में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जिसने किसानों से निपटने की बात की थी, 10 मिनट में ठिकाने लगाने की बात की थी, उसका बेटा मोनू भैया, आशीष मिश्रा उर्फ मोनू भैया का गाड़ियों का काफिला आता है। और मैं आपके माध्यम से वो वीडियो दिखाना चाहता हूं, पहले आप सब लोगों को देखना चाहिए उस वीडियो में कि किस तरीके से वो उस काफिले में जो हमला करता है। ये देखिए आप, ये मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं कि जो वीडियो किसानों के ऊपर ये गाड़ी लेकर के, आप सब देखिए कि किस तरीके से तेजिंदर सिंह बिर्क, ये जो किसान नेता हैं उत्तराखंड के, ये आगे चल रहे थे, इनके पीछे किसान चल रहे, किसानों के पीछे से गाड़ियां आती हैं, किसके, आशीष मिश्रा जो मोनू भैया है वो, और वो गाड़ियां लेकर के आता है और उस पर किसानों को कुचल देता है। जिस वक्त वह किसानों की हत्या, किसान संहार कर रहा था गाड़ियों से कुचल करके, उसी वक्त वहां पर एक रमन कश्यप पत्रकार हैं, रमन कश्यप फोटोग्राफी कर रहा होता है। और रमन कश्यप के फोटोग्राफी के बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूं, रमन कश्यप के हाथ पर गोली मारी जाती है, गोली का निशान देखिए हाथ पर, ये हाथ पर गोली का निशान आपको दिख रहा होगा। और उसके बाद रमन कश्यप को गाड़ी से कुचल के मारा जाता है। इसके बाद गुरविंदर सिंह 20-22 साल का जवान लड़का पकड़ता है अजय मिश्रा के बेटे को। ये देखिए जो निशान लगा रखे, ये गोली के निशान का गोला बना रखा है दोनों तरफ, और इस पर गोली चलती है आर पार। तो मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि जो अपनी विशेषता को अजय मिश्रा उर्फ टेनी ने 25 सितंबर को जनता के बीच में रखा, 26 सितंबर का वो वीडियो वायरल हो रहा है। शंभू जी, अजय मिश्रा उर्फ टेनी के बाप की ताकत नहीं थी कि किसानों का संहार कराने के लिए अपने बेटे के काफिले को वहां गाड़ी का काफिला बेचकर चढ़ा देता। अगर शासन प्रशासन ने, पहली बार मेरा जीवन गुजर गया, मतलब आधा से ज्यादा जीवन मेरा आंदोलन में व्यतीत हो चुका है, जिसका विरोध प्रदर्शन हो रहा हो उसी के साथ विरोध प्रदर्शन करने वाले के साथ साथ में गाड़ी का काफिला किसी भी कीमत पे नहीं जा सकता। इसका मतलब है अगर जानबूझ करके शासन और प्रशासन ने गाड़ियों का काफिला का रूट वही बनाया जहां से किसान जा रहे थे, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि वहां पर तैनात एडिशनल एसपी अरुण कुमार, एडीएम, एसडीएम, इन सब पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और अगर इन्होंने रास्ता डाइवर्ट कर दिया था गाड़ियों का, तो यह बात उजागर होनी चाहिए कि अजय मिश्रा उर्फ टेनी के औलाद मोनू भैया और उसके जो गुंडे हैं उनकी गाड़ियों का काफिला किसानों की तरफ से कैसे बढ़ा, पहला बात। दूसरा सवाल मेरा यह है कि क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह नहीं बताना चाहिए? मैं सीधा सीधा कहूं कि मिस्टर मोदी, आप देश को बताओ कि वह दावा करता है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कि मैं केंद्रीय मंत्री, सांसद और विधायक से भी अलावा कुछ और हूं, उस रूप में आ जाऊंगा तो किसानों को 2 मिनट में ठिकाने लगा दूंगा। तो मिस्टर नरेंद्र मोदी, क्या यही खूबसूरती है जो खूबसूरती तुम्हारे में भी थी? 2002 का तुमने गुजरात जो नरसंहार कराया, मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं तब एक जनता कमीशन बैठा था शंभू जी। वो जनता कमीशन में जस्टिस सामंत और जस्टिस अय्यर थे और दोनों ने कहा कि इन दोनों को कोई देश में बड़ा ओहदा मत देना। तब एक गृह मंत्री के पद पर था और एक मुख्यमंत्री के पद पर था। आज हमारे बीच में जस्टिस सामंत नहीं रहे, उनकी आत्मा देख रहे हो, अभी उनका देहांत हुआ। पर जो नरसंहार का सिलसिला शुरू हुआ था गुजरात से 2002 से, वो अभी
लखीमपुर खीरी तक पहुंच चुका है। और मैं ये कहना चाहता हूं, ये तो नरसंहार अलग तरीके से, गुजरात में तो कोक में कत्ल किए कराए गए थे, लोग जिंदा जलाए गए थे। आपको मालूम है, जो उसको बाबू बजरंगी जिसको बोलते हैं, ठीक वो जब रिहा हुआ था तो ठीक दिल्ली का दंगा भी पूर्वी दिल्ली का उसी तर्ज पर किया गया था। पर मैं ये कहना चाहता हूं, यहां तो नई परंपरा शुरू कर दी है। अभी पहली राजा और महाराजाओं के जमाने में हाथियों से कुचलवाते थे जनता को, जब अंग्रेज आए तो वो घोड़ों से कुछ रौंदवाते थे। लेकिन अब देखिए, संघ परिवार की सरकार है तो गाड़ियों से कत्ले आम कर रहे, गाड़ियों से हत्या कर रहे। ये किसानों का संघार है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, इसके लिए नरेंद्र मोदी का, और मैं कहता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी की चॉइस है अजय मिश्रा उर्फ टेनी को गृह राज्य मंत्री बनाने का, तो 1 मिनट भी नरेंद्र मोदी तुमको कुर्सी पर रहने का हक नहीं है, तुमको तत्काल कुर्सी से हटना चाहिए। और मैं लखीमपुर खीरी के पुलिस के आला अधिकारी से अपील करूंगा कि नरेंद्र मोदी पर देश में एक गृह राज्य मंत्री की कुर्सी पर ऐसे व्यक्ति को बिठाने का मुकदमा चलना चाहिए जो हत्याएं कराने का षड्यंत्रकारी है, अजय मिश्रा। और अगर दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अगर षड्यंत्रकारी नहीं है, तो वो जो बयान है वो बयान किसके हैं? क्योंकि सार्वजनिक तौर पर वो बयान जो सरकार का चुनौती देता है कि मैं 2 मिनट में किसानों को निपटा दूंगा सिर्फ काले झंडे दिखाने पर, तो समझ लो इसकी प्रतिष्ठा का सवाल। जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के गांव में आयोजित कार्यक्रम में केशव प्रसाद मौर्य नहीं शामिल हो पाए, तो उसको प्रतिष्ठा का प्रसन्न चिन्ह बना करके, प्रतिष्ठा का सवाल बना करके अजय मिश्रा ने अपने बेटे आशीष मिश्रा और उसके गुर्गों के साथ भेज करके किसानों का कत्ले आम कराया। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि किसानों का कत्ले नरसंहार करने वाले और कराने वाले अजय मिश्रा और अजय मिश्रा के बेटे मोनू भैया उर्फ, या मैं कहूं आशीष मिश्रा उर्फ मोनू भैया को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और शासन प्रशासन ने अगर रूट बदले नहीं किया था, तो जिन आला अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती थी कि उन्होंने गाड़ी का काफिला वहीं जाने दिया, उन पर भी हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। और अगर उन्होंने काफिला का रूट बदल रखा था, किसान अलग जाएंगे, गाड़ियां अलग रास्ते पर चलेंगी, और उसका पालन नहीं करा पाए, तो पालन न कराने के कारण भी उन पर मुकदमा चलना चाहिए। लेकिन यह बड़ा खेल है, मैं आपको बताता हूं। ये खेल सिर्फ किसानों का संघार का मामला नहीं है। आपको बताता हूं, संविधान दिवस के दिन 26 नवंबर 2020 से किसान डटे हुए, 700 के करीब किसानों की शहादत चल चुकी है। आपको मालूम होगा, रास्ते में बड़े बड़े गाटर बिछा करके, कटीले तार बिछा करके, पानी और आंसू गैस के तोप के हमले करवाकर, लाठियों से पिटवाकर, किसानों की हत्या करवा करके भी यह आंदोलन कमजोर नहीं हुआ और ना रोक पाए। मैं ये कहता हूं कि गाड़ियों से कुचल करके भी संघ परिवार के सरकार की बाप की ताकत नहीं है हत्या करके कि किसान आंदोलन को खत्म कर सके। षड्यंत्र क्या है मैं बताना चाहता हूं शंभू जी आपके माध्यम से। हमारे देश के अंदर जी टीवी का, आप देखिए देशवासियों, जी टीवी ने हेडलाइन चलाई जब शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान पकड़ा गया मुंबई से गोवा जाने वाली गाड़ी में, जिस जहाज में कुछ लोग रेप पार्टी में नशा कर रहे थे, उसमें शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान भी था। तो जी टीवी ने एक टैग चलाया नीचे, पिछले 15 दिन से एनसीबी इसकी तैयारी कर रहा था। इसका मतलब एनसीबी इस आड़ में था 15 दिन से शंभू जी, कि जैसे शाहरुख खान का बेटा उस जहाज में बैठेगा, हम छापा मार के पकड़ लेंगे। मैं शाहरुख खान के बेटे का पक्ष नहीं ले रहा हूं। शाहरुख खान के बेटे को 101 दिन की सजा होनी, 101 साल की सजा होनी चाहिए। वह ऐसे जहाज में बैठा जिस जहाज में रेप पार्टी और नशा का उपयोग हो रहा था। लेकिन हमारे देश को बताया जाना चाहिए, हमारे देश में अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है, और तालिबान की सरकार के साथ तालमेल करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बताना पड़ेगा, मोहन भागवत को बताना पड़ेगा कि तालिबानियों के साथ किसके संबंध है। उनकी सरकार बनने के बाद 16 सितंबर को हमारे देश के अंदर 3000 किलो 21,000 करोड़ रुपए की हेरोइन बंदरगाह पर आई। कहां पर? मुद्रा पोर्ट, जो अदानी का बंदरगाह है गुजरात में, और आनी कहां थी? विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश। विजयवाड़ा से 1774 किलोमीटर दूर मुद्रा पोर्ट में उतारा जाता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बात करना चाहता हूं मिस्टर मोदी, कि विजयवाड़ा के नजदीक है गंगावरम पोर्ट, उसमें भी बहुत बड़ा हिस्सेदारी, 80% हिस्सेदारी अदानी की है, और वो सिर्फ विजयवाड़ा से 350 किलोमीटर दूर है। वहां 3000 किलो हीरोइन नहीं उतारी गई। चेन्नई का जो एयरपोर्ट बंदरगाह है वो 459 किलोमीटर दूर है, वहां नहीं उतारी गई, वो गुजरात में उतारी गई कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और गुजरात का जो पोर्ट है वो पूरा का पूरा पोर्ट किसका है? अदानी का है।
तो मैं ये कहना चाहता हूं, 101 वर्ष का सजा दो शाहरुख खान के बेटे को। वो ऐसे जहाज में बैठा था जिस जहाज में नशा किया जा रहा था, पर हमारे देश का बंदरगाह देश की तरक्की के लिए बेचा गया। गद्दारों, देश के गद्दारों, तुम बताओ, वो 3000 किलो हेरोइन को तालिबानियों से मिला मंगाने वाला अदानी था कि नरेंद्र मोदी तुम स्वयं थे कि तड़ी पार रह चुका अमित शाह था या मोहन भागवत? और पांचवें किसी के बाप की ताकत मंगाने की नहीं है। इन चार में से वो कौन देश का गद्दार है जो तालिबानों का दलाल है? 3000 किलो हेरोइन भारत में मंगाया। हमारे देश के युवा रोजगार मांग रहे हैं और तुम उनके खून में नशा घुसाने के लिए तालिबानियों से हेरोइन मंगाते हो, और वो हेरोइन पकड़ी जाती है। उसका हीरो कौन है? मोदी। हमारे देश में बिना बुलाए अमेरिका में भाग जाता है नरेंद्र मोदी जहाज पकड़ करके। आपके खेल है, इसको समझना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ राजा मिहिर भोज के गुर्जर सम्राट के गुर्जर जाति पर कालिक पुतवा देता है। ये शेडिंग समझना चाहिए हमको यह भी समझना चाहिए कि अखाड़ा परिषद का महंत नरेंद्र गिरी, उसको मिलने के लिए उप मुख्यमंत्री और पुलिस अधिकारी जाते हैं, वो आत्महत्या कर देता है। और हमको यह भी समझना चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की नकली महिमा करने के लिए उसको न्यूयॉर्क टाइम्स का फ्रंट पेज छप नकली बनाया जाता है, और उस पर धरती की आखिरी उम्मीद नरेंद्र मोदी और दुनिया का सबसे ताकतवर नेता नरेंद्र मोदी को बताया जाता है। यह भी कारण था हेडलाइन बदली करने का। और यही नहीं होता है शंभू जी, वहां से वापसी आने पर जहां ईंट रोडी बदरपुर का गड्ढा बना हुआ अभी सेंटर बिस्टा, वहां नरेंद्र मोदी रात को हेडलाइन बदली करने के लिए उतर जाते। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि 3000 किलो हेरोइन जो तालिबानियों से आई है, तालिबान के माध्यम से मोदी सरकार ने मंगवाई है, उससे ध्यान भटकाने के लिए 15 दिन लगे इनको शाहरुख खान के बेटे को एनसीबी से गिरफ्तार करवाने में। और फिर क्या होता है, इससे ध्यान भटकाने के लिए किसानों का संहार भी किया गया, और इसी से ध्यान भटकाने के लिए शाहरुख खान के बेटे की जमानत नहीं होने दी गई। यह षड्यंत्र है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं मेरे प्यारे देशवासियों, साफ साफ मैं कहना चाहता हूं, अजय मिश्रा और टेनी के बाप की ताकत किसान आंदोलन के कुचलने की नहीं है। ये कभी हमारे आंदोलन को खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी जाटों का, कभी उत्तरी भारत का, कभी गन्ने वालों का, कभी धान वालों का, कभी गेहूं वालों का बताते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं ये हमारे देश के 14 करोड़ किसान परिवारों का लड़ाई है। एक वीडियो दिखा दे रहे हैं, सावित्रीबाई फुले हैं जो बीजेपी की सांसद भी रही है, विधायक भी रही है बहराइच से, शेड्यूल कास्ट है। उनको देखिए किस तरह से पुलिस भी जा रही थी लखीमपुर खीरी, किस तरह से पुलिस मार रही है। सोचिए इस देश में आप सवर्ण हैं तो प्रियंका गांधी हैं तो आपके साथ पुलिस कैसे व्यवहार करेगी, और आप कोई दलित नेता है तो कैसे व्यवहार करेगी। जाति कभी जाति नहीं है। इस देश में राजनीति करने का भी हक सवर्णों को ही है। इसमें शंभू जी की बात पे मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं। आज की तारीख में मेरे 139 करोड़ की आबादी में रह रहे तमाम लोगों में आपसे अपील करता हूं, हमारा देश देश और दुनिया की मानव सभ्यता दो तरीके से चल सकती है, एक धर्म के आधार पर और दूसरे संविधान के आधार पर। अगर धर्म के आधार पर आपने इस व्यवस्था को चलाना है तो कभी भी समानता नहीं आ सकती। जो शंभू जी ने कहा मैं दावे से कह सकता हूं, लिख के दे सकता हूं, समानता कभी नहीं आएगी। लेकिन आप संविधान के मुताबिक अगर देश को चलाएंगे तो संविधान में सब बराबर है। तब यह नहीं होगा कि सावित्रीबाई फुले को लाठियों से पीटा जाए, और तब यह नहीं होगा कि प्रियंका गांधी को जो है बड़े महल में रखा जाए। फिर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि किसानों का नरसंहार कराने वाला अजय मिश्रा भी छुट्टा घूम रहा है, नरसंहार करने वाला उसका बेटा मोनू भाई भी छुट्टा घूम रहा है, और नरसंहार कराने वाला को बिठाने, गृह राज्य मंत्री की कुर्सी पर बिठाने वाला नरेंद्र मोदी भी छुट्टा घूम रहा है। एक खबर बता दूं, एक रमन कश्यप पत्रकार की मौत हुई है। आज तक के पत्रकार ने रमन को समझाया कि मैं तुम्हारा इंटरव्यू करूंगा लेकिन तुमको किसानों पर आरोप लगाना है। रमन ने इनकार कर दिया। उसने लाइव वीडियो डाला, उसने कहा कि मेरे भाई की मौत गोली लगने से हुई है जो गृह राज्य मंत्री के बेटे ने चलाया था। तो आप सोचिए कि किस तरह से पत्रकारिता हो रही है। अच्छा बताइए कि अब पत्रकारों पर, किसानों पर लाठीचार्ज तो राजस्थान में भी हुआ, उस पर क्या कहेंगे? तो कांग्रेस। देखिए मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, मैं मानता हूं। ये रमन का हाथ है, मैं दिखाता हूं आपको थोड़ा लांच करके। हाँ, चैनल बैन हो जाएगा इस तरह के। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं,
देखिए, लाठियां हमने भी बहुत लाठियां खाई हैं। सवाल लाठियों का नहीं है, किसानों के संघार का है। किसानों का संघार योजनाबद्ध तरीके से करने के लिए अजय मिश्रा और टेनी को गृह राज्य मंत्री की कुर्सी से नवाजा गया और उसने नरसंहार करने से पहले 25 सितंबर को इसका जनता के बीच में ऐलान किया और 25 सितंबर को ऐलान करके 8 दिन बाद 3 अक्टूबर को गांधी जयंती के अगले दिन उसके बेटे ने अपने बाप के ऐलान को अमली जामा पहनाया। इस बात को राजस्थान की लाठियों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। मैं भर्त्सना करता हूं, निंदनीय है। गहलोत सरकार को माफी मांगनी चाहिए किसानों पर हमला कराने के, लाठी से पिटवाने का। लेकिन लाठियां, मैं ये मानता हूं कि धरना प्रदर्शन में हम लोग कहते हैं कि किचन में स्लिप हो जाना और पुलिस की लाठी खाना ये साधारण बात रहती है, लेकिन पहली बार हम देख रहे हैं कि शासन और प्रशासन ने किस तरीके से गृह राज्य मंत्री के बेटे का काफिला, जबकि विरोध प्रदर्शन है, विरोध प्रदर्शनकारियों किसानों पर कुल गाड़ियों से रौंद डालना, उसको मार देना। और जो पकड़ा, मैं कहना चाहता हूं, उसका नाम है गुरविंदर सिंह, उसके सर पर गोली मार करके उसकी हत्या कर दी गई। और ये जो रमन कश्यप पत्रकार है, इसके पहले हाथ पे गोली मारे, फिर गाड़ी चला के उसे मार दिया गया है। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, राजस्थान के विरोध प्रदर्शन में लाठियां चली, हमने भी कई बार लाठियां खाई हैं। आपने कभी हमारा जिक्र नहीं सुना, हम बार बार लाठी की बात नहीं करते हैं। सवाल है कि हमारे देश को ऐसी दशा में पहुंचाया संघ परिवार ने, जहां उसको अजय मिश्रा जैसे उर्फ टेनी जैसे ऐसे व्यक्तियों को गृह राज्य मंत्री कुर्सी पर नवाजा जा रहा है जो नरसंहार करने के लिए एक वीडियो दिखा रहा हूं आपको। देखिए, ये देखिए, ये वीडियो देखिए। बारे में हम लोग आए तो आप बता रहे थे कि आज तक क्या क्या उस बारे में बताएंगे, क्या ऐसा हो रहा था? ऐसा भी है, कल से बहुत मीडिया वाले आए हैं, ठीक है। तो कुछ मीडिया वाले उसमें ऐसा है कि वो अपने वर्ड हमारे मुंह से बुलवाने के लिए, जैसे किसानों ने डंडों से मारा है, ये है वो है, तो हमने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इसमें भी राजनीति करें, मीडिया भी राजनीति कर रही है। कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि जानबूझ के इनको विधायक की गाड़ी से मारा गया, या तो गाड़ी तो थी विधायक पुत्र उसमें चला करते थे, लेकिन ऐसा है कि इसमें राजनीति हो रही है। अभी एक आए चैनल वाले तो वो बोल रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि लाठी डंडों से मारा गया है, जबकि भाई साहब अभी रिपोर्ट आई ही नहीं है। मैंने थोड़ी सी उनसे तीखी सी बहस हो गई, तो उन्होंने मुझसे ये भी कहा, हम इस हाल में, उन्होंने मुझसे ये कहा कि अगर आप मृतक के भाई ना होते तो हम इतनी तहजीब से आपसे बात ना करते, हम लड़ाई करने में बहुत आगे रहते हैं। किस चैनल से थे वो? आज तक से थे। अच्छा, क्या ऐसी बात क्या हुई थी कि आपसे झड़प हुई? बात क्या, जब रिपोर्ट अभी पीएम रिपोर्ट आई नहीं है और वो पहले से ही अपनी मनगढ़ंत कि उनको लाठी डंडों से पीटा गया है, जबकि मैं मॉस्चरी में था, मैंने अपने भैया के सारे कपड़े उतार के देखे, उनके पर लाठी डंडों के कोई निशान नहीं थे, बस जो सर में चोट लगी थी गाड़ी की, यहाँ तक कि रोड का जो तारकोल था वो भी उनके हाथ में लगा था, ठीक है। तो मैं कैसे मान लूं कि लाठी डंडों से हुआ है? अब रिपोर्ट अगर गलत बन जा रही या बनवाई जा रही रिपोर्ट, तो उसको मैं तो बिल्कुल नहीं मानूंगा। तो फिर आपने जब पूछा तो उन्होंने क्या दिखाया, इसका आधार क्या दिखाया कि उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप था, उनका कोई न्यूज का ग्रुप था, उस पे उन्होंने ही वो खबर डाल रखी थी, ठीक है, कि मतलब ऐसा ऐसा हुआ है। तुमने कहा ये तो आपका ग्रुप हो गया ना, अब आप ऐसा कोई साक्ष्य दीजिए जिसमें हमारे डॉक्टरों ने या जिस पैनल ने पोस्टमार्टम किया है वहां से, या कोई सरकारी मतलब ऐसा कुछ बताइए। सोचिए, आज तक का पत्रकार, जो एक पत्रकार की मौत हुई है, उसको कह रहे थे कि जो मैं कह रहा हूं वो बोलो। आप क्या कहेंगे? इस देश का सवर्ण समाज बीजेपी के साथ है मजबूती से, इसकी क्या वजह मानते हैं, धर्म या जाति? नहीं, देखिए, जो आपने कहा कि सवर्ण समाज, मैं घोर विरोधी हूँ, मैं भाजपा का घोर विरोधी। यकीन मानोगे, मैं आपको दावे के साथ में कह सकता हूं कि आप समझ लीजिएगा, जो ये भाजपा समर्थक गाली गलौज बहुत करते हैं। कोई शख्स है जो मुझे गाली दे रहा है लाइव में, मैं इस सबसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप अपने घर में भी इसी तरह की बातें करते हैं, यही शब्द इस्तेमाल करते हैं? ये पहचान है संघियों की है। जो आप कहेंगे, इनके साथ जब भी बात करेंगे तो ये अगवाड़ा पिछवाड़ा की बात करते हैं, वो मैं आपको समझ रहे हैं ना। और मेरे प्यारे दर्शकों, आप समझ लीजिएगा, ये समलैंगिकों का दुनिया का सबसे बड़ा गिरोह है जो हमारे देश में शासन कर रहा है। मैं उसके खिलाफ और पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को, आरएसएस के चरित्र को आपको समझना पड़ेगा। देश की आज़ादी की जंग में ये गोरों कंपनी सरकार के साथ थे। आज की तारीख में आप समझ लीजिएगा कि हमारे देश में क्या है। जिस दिन कोरोना काल में हमारे देश की अदालत से लेकर सरकार तक, जहाज से लेकर रेल तक, बस सेवा से लेकर उद्योग और व्यापार पर ताले लगे हुए थे, तब देशवासियों को पालने वाले किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लेकर के, और अकेले किसानों के नहीं, देश के उपभोक्ताओं को लूटने के लिए वो कानून आए। मैं तो आपके माध्यम से एक अपील करता हूं,
जो लोग ये जानते और मानते हैं, जो धर्म का, मजहब का या पंथ का या संविधान का जिसका सम्मान करते हैं, यदि आपको लगता है कि ये बहुत ताकतवर सरकार है जो तालिबानियों से 3-3 हज़ार किलो हेरोइन मंगवा करके हमारे देश की आबादी को नशीले पदार्थों में झोंक देना चाहती है, और ये जो हमारे देश के विरोध कर रहे किसानों को गाड़ियों से कुचल करके उनका नरसंहार कर देना चाहती है, मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं, अगर ये व्यवस्था आपको अच्छी लगती है तो आप जयकारा लगाइए मोदी का और उसके तमाम गुर्गों का। लेकिन अगर आप मानते हैं कि हमारे देश का इंसान भी बचना चाहे, किसान भी बचना, संविधान भी बचना चाहिए। सुशांत सिन्हा एक पत्रकार है टाइम्स नाउ के हिंदी चैनल का, घोर कास्टिस्ट तो है ही, मैंने उसके साथ काम किया, इसको लेकर मुझे शर्मिंदगी है। जब सुधीर चौधरी लाइव इंडिया में थे और सुशांत सिन्हा भी था, वो लिखता है कल वाले वीडियो पर कि ड्राइवर ने जो किया वो ठीक नहीं, लेकिन कार का शीशा टूटा हुआ था, क्या किसी के कार का शीशा तोड़ देने पर वो कार चढ़ा देगा किसी पर? इसलिए दिलीप मंडल ने लिखा है कि जनरल डायर के बूट में जो कांटा चुभ गया था उस पर कौन बोलेगा? जालियांवाला बाग के सामने पेड़ नुकीले पत्थरों का हिसाब कौन देगा? जालियांवाला बाग के सामने पड़े नुकीले पत्थरों का हिसाब कौन देगा? सुशांत, कुछ तो मर्यादा रखिए। इस तरह की भाषा आप क्या कहेंगे टेलीविजन अखबारों पर? नहीं, मैं देखिए, मैं आपको बताता हूं कि टेलीविजन का मैं व्यक्तिगत तौर पर मेरे यहाँ कभी भी कोई दोस्त आ सकते हैं, मेरे पास टेलीविज़न नहीं है, मैंने बहुत अरसे से टीवी देखना बंद कर दिया, जबकि स्थिति ये हो चुकी है जैसे कुत्तों के बीच में मांस की हड्डी डाल करके उन्हें लड़ाया जाए, उस तरीके की बहस टीवी में चलती है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, जो ये देख रहे हैं, जो पत्रकार ये ढूंढ रहे हैं कि क्या हुआ था, मैं पत्रकारों आपसे कहना चाहता हूँ, हमारा जीवन 3 दशक ज़्यादा सामाजिक आंदोलन में है। अगर हम किसी जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे होते हैं तो हमारे और जिसके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे होते हैं उसके बीच में हमारी मुलाकात ना हो, इसके लिए लाठी डंडा और गोलियां चलती हैं। पहली बार हम देख रहे हैं संघ परिवार के सरकार के राज में कि विरोध प्रदर्शन करने वाले जहां से गुजर रहे हैं, वहां जिनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है उनका काफिला भी एक साथ गुजर रहा है। इस क्रोनोलॉजी को आपको समझना चाहिए। वहां पर पुलिस ने, शासन प्रशासन ने क्यों ऐसा क्रोनोलॉजी अपनाया? एक दूसरी बात है कि उनकी मंशा थी, क्योंकि पहले से ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री धमकी दे चुका था काले झंडे दिखाने वालों को सीधा करने का, उन्हें मिटाने का। लेकिन यहां तो केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री का रास्ता ही, उनका कार्यक्रम रोक दिया गया था, इसलिए अपने बेटे के भेज करके हत्या कराया। पत्रकार क्या देख रहे हैं मुझे नहीं, लेकिन जो पत्रकार ऐसा बात कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं, यदि तुम अपने बाप की औलाद हो, एक सबूत मुझे बता दो इस घटना से पहले का कि विरोध प्रदर्शन जिनके खिलाफ हो रहा हो उनका और विरोध प्रदर्शन में शामिल लोग एक ही जगह, एक ही रास्ते थे, एक साथ गुजर रहे हों। यह घटना इससे पहले कभी नहीं हुई। पर मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और मोदी है तो मुमकिन है। तालिबान से 3000 किलो हेरोइन तो पकड़ी गई। मैं उन बहादुर अधिकारियों को बधाई देना चाहता हूं, पता नहीं जस्टिस लोया की तरह उनकी हत्या ना हो जाए। लेकिन इससे पहले जून में ये तो 21,000 करोड़ का जो वो था, क्या कहते हैं, ड्रग्स का खेप, वो पकड़ा गया। इससे पहले जून के महीने में जब तालिबान ताकतवर हो चुका था, तालिबान के ताकतवर होते ही 1,75,000 करोड़ रुपए का पहले हेरोइन आ चुका है। अब आप समझ लो कि आप 1,75,000 करोड़ का हीरोइन नहीं पकड़ेंगे, 21,000 करोड़ की हीरोइन नहीं पकड़ेंगे, लेकिन जहाज में किस दिन चढ़ने वाला है, आप 15 दिन लगवा देंगे मोदी इस बात के कि शाहरुख खान का बेटा जिस दिन चढ़ेगा उसी दिन गिरफ्तार करवाएंगे और अदालत में बैठे जज कहेंगे कि शाहरुख खान का बेटा उसमें क्यों चढ़ा था। अरे भाई, एक बात मैं कहना चाहता हूं, जब पेगासस हमारे देश के राजतंत्र पत्रकारों को, नौकरशाह को, राजनेताओं के सबका सारे के सारे वीडियो बना सकता है, तो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के मोबाइल पर कुछ हैक करके नहीं डाल सकते पेगासस के माध्यम से चैटिंग? ये कौन सी बड़ी बात है? जज को भी सोचना चाहिए। और मैं फिर कहता हूं, भीमा कोरे गांव में जो निर्दोष लोग हैं, जिनका दुनिया के सबसे बड़ी जांच एजेंसियों में से अमेरिकी, उन्होंने कहा कि बिल्कुल उनके कंप्यूटर को हैक करके उसमें प्रधानमंत्री को मारने की जो बात कही गई थी वो हैक करके भेजा गया था, वो सजा भुगत रहे हैं। जब आप हैकर के माध्यम से कंप्यूटर में डलवा सकते हैं, पेगासस से पूरे देश की जासूसी करवा सकते हैं, तो आर्यन खान किस दिन उस जहाज में चढ़ेगा, उसको फंसाने के लिए जाल क्यों नहीं बिछा सकते हैं? लेकिन एक आखिरी सवाल, नरेंद्र मोदी, यदि तुम्हारे में रत्ती भर भी शर्म है, तुम बेशर्म नहीं हो, तो बताओ कि तुम्हारे चुने हुए गृह राज्य मंत्री ने हत्या क्यों करवाई और तुम्हारी एनसीबी ने छापा मारने के लिए 15 दिन तक इंतजार क्यों किया और तुम्हारे होते हुए गौतम अडानी के
बंदरगाह पर, मुद्रा पोर्ट पर ये मैं एक कोई सैनी लिख रहा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये शख्स बिल्कुल सैनी नहीं होगा। ये SC OBC उसने नाम बदली ये हाँ ये नाम बदली करके ये गाली गलौज कर रहा है। अगर इसकी इतनी हैसियत है तो ये अपना ID प्रूफ बताए, मुझे अपना नंबर दे, मैं इससे बहस करने के लिए तैयार हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, ये जाति विशेष और संघियों की भाषा है जो ये भाषा अपना रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, देश का SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग बिल्कुल गाली गलौज नहीं करते हैं, वो तो अपने अधिकारों के लिए भी नहीं लड़ पाते हैं, दूसरे को क्या सता है। ऐसे एक बताइए, एक ट्वीट आया है, जिस घटना को जो लखीमपुर खीरी में जिस तरह से कुचला गया है, उसको BJP के प्रवक्ता भी डिफेंड नहीं कर पा रहे, लेकिन चैनल के एंकर उसको डिफेंड कर रहे हैं। मैं एक बात आपके माध्यम से फिर कहना चाहता हूँ, ये एंकर किस तरीके से करते हैं। मैं एक चैनल में बैठा हुआ था, वहाँ बात आई कि देखो ये कहा जा रहा, हमने कहा भाई गाड़ियों से भी कुचल के मारा, गोलियों से मारा गया है, तो वो कहने लगी ये बात तो राकेश टिकैत भी कह रहा है। तो मैंने फट से मैंने निकाला है गुरबिंदर सिंह, जो 20 साल का लड़का गृह राज्य मंत्री के बेटे मोनू भाई को पकड़ रहा था, क्योंकि वो गोली चलाते हुए भाग रहा था, पीछे से पकड़ा, उसके गोली मार दी गई। और फिर मैं कह रहा हूँ, पत्रकार कश्यप जो वीडियोग्राफी कर रहा था, उसके हाथ में गोली मार दी। अभी मैं वीडियो सुन रहा था, उसके बहादुर भाई का हम सैल्यूट करते हैं, और मैं मानता हूं कि सबको एकजुट होना पड़ेगा। और जो पत्रकार का आप जिक्र कर रहे हैं, अभी आपने देखा कि पत्रकार कश्यप जिसकी हत्या की गई है, उसका भाई कह रहा है कि मुझे आज तक का पत्रकार धमकी दे रहा था। ये पत्रकार नहीं, पत्रकारिता करते हैं पत्रकार। शंभू जी, आप जैसे लोग होते जो बहादुरी के साथ में, अभी आपने कहा कि चैनल पर प्रतिबंध भी लगा देते हैं। हम हैरान हैं कि देखिए कितनी क्रोनोलॉजी है कि फेसबुक से लेकर के, व्हाट्सएप से लेकर के, इंस्टाग्राम तमाम जो है आपने देखा। राकेश टिकैत का एक बड़ा बयान आया, अभी ट्वीट किया उन्होंने, लखीमपुर खीरी में फैसला आंदोलन की समाप्ति नहीं है, सरकार से मंत्री को बर्खास्त कर मंत्री एवं उनके बेटे को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, सरकार को तय सीमा में अपने वादे पूरे करे। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने एक वादा किया है, तय सीमा में मंत्री को बर्खास्त करना है और उसके बेटे को भी गिरफ्तार करना है, और मंत्री की भी गिरफ्तारी की बात हुई है, नहीं तो फिर से आंदोलन शुरू होगा। ये राकेश टिकैत ने ट्वीट किया है। जो लोग कह रहे थे कि राकेश टिकैत ने समझौता कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि राकेश टिकैत ने अब ट्वीट कर दिया है कि एक तय सीमा में सरकार को मंत्री और उसके बेटे को गिरफ्तार करना है। वहीं सचिन तेंदुलकर के पास ने भी पैसा छुपाया है, जैसे पनामा पेपर था, वैसे एक पंडोरा पेपर है। इस पर क्या कहेंगे रावत? नहीं, मैं एक जो आपने कहा, मैं इसमें इतना जोड़ना चाहता हूं, बिल्कुल राकेश टिकैत जी की बात बहुत दमदार है, लेकिन मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं कि अजय मिश्रा उर्फ टेनी को गृह राज्य मंत्री बनाने की भूमिका में यदि योगी आदित्यनाथ था तो उसे भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए, कुर्सी से हटा करके। अगर अमित शाह की भूमिका थी तो अमित शाह को कुर्सी से हटा के गिरफ्तार किया जाना चाहिए, और नरेंद्र मोदी की स्वयं की भूमिका थी तो हटा के गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और अगर हमने सुना है कि RSS जुड़ा रहा है अजय मिश्रा, तो अगर मोहन भागवत की भूमिका थी तो गिरफ्तार करवाना चाहिए, क्योंकि अगर वो गृह राज्य मंत्री की कुर्सी पर नहीं होता तो मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि उसके बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू भाई ने हमारे किसानों का नरसंहार नहीं किया होता। मैं ये बात कहना। सोचिए, जब यूपी में प्रियंका गांधी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ पुलिस इस तरह का व्यवहार कर रही है सरकार के दबाव में, पंजाब के उप मुख्यमंत्री, तो आम आदमी के साथ क्या होता होगा? आप कल्पना कीजिए, जो बीजेपी से सहमत नहीं है और वो चला जाए कोर्ट कचहरी तो उसका क्या होगा? क्या ये तय है? यही है गुजरात मॉडल, पुलिस या खौफ, यही है गुजरात मॉडल। कोई डेवलपमेंट नहीं है गुजरात में। जैसे ही हाईवे के नीचे उतरेंगे, गरीबी है, लाचारी है, बेबसी है, बस एकमात्र डर है, खौफ है पुलिस का, इसलिए वहाँ लोग बीजेपी को वोट देते हैं। और मुझे मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी पहली बार किसानों के नरसंहार पर मौन रहा हो। मैं याद कर रहा था भारत के नागरिकों, 15 जून 2020 को, जिस दिन हमारे भारत की सीमा के अंदर घुस करके चीनी सैनिकों ने हमारे निहत्थे 20 बहादुर जवानों को पीट पीट कर मार डाला था और 76 जवानों को घायल किया था। उन 76 जवानों में से भी एक हवलदार की 50 दिन बाद शहादत हो गई थी। मैं ये कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ने तब भी कहा था, आज भी वो पब्लिक डोमेन में है, न कोई गुस्सा है, न कोई गुस्सा आया है, न हमारी किसी चौकी पर किसी का कब्जा है। मतलब हमारे जवान अपने आप ही अपनी मौत मर गए थे। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, हमारे किसानों का नरसंहार कराने के बाद नरेंद्र मोदी आराम से लखनऊ में गए, पर किसानों के नरसंहार के बाद मुंह नहीं खोला। ठीक उसी तरीके से जैसे
चीन ने हमारे जवानों की हत्या कर दी घर में घुस करके। नरेंद्र मोदी ने आज तक मुंह नहीं खोला है, तब भी मौन था, और किसानों के नरसंहार पर भी मौन है। तो हमारे देश का सीमा का पर जवान हो और खेतों पे मजदूर किसान हो, उन दोनों की शहादत पर, उनकी हत्याओं पर नरेंद्र मोदी मुंह नहीं खोलते। ये बात की भी आपको गांठ बांधनी चाहिए। वरुण गांधी ने ट्वीट किया है कल वाले वीडियो पर, लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ियों से, ये देखिए बहुत साफ वीडियो है इसमें, लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ियों से जानबूझकर कुचलने का है वीडियो। किसी की भी आत्मा को झकझोर देगा। पुलिस इस वीडियो का संज्ञान लेकर इन गाड़ी वालों पर कार्रवाई करे। तो ये है, और अभी तक भी लगातार वरुण को ये बात भी कहनी चाहिए, वरुण समझदार। एक बात तो यह है कि वरुण को तय करना चाहे कि वो किसानों का नरसंहार करने वालों के साथ है या किसानों के साथ है। यदि किसानों के साथ है तो वरुण गांधी को जाना चाहे लखीमपुर खीरी, क्योंकि विपक्ष के नेताओं को तो जेल में डाला जा रहा है और जिन्होंने नरसंहार किया वो सब छुट्टा घूम रहे हैं। और तब जाके बताना चाहिए पब्लिक डोमेन में कि एक ही जगह किसानों के साथ साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे की गाड़ियों का काफिला क्यों जाने दिया। यह बात जब तक खुलासा नहीं होगा, वो कौन ताकत है जिसने किसानों के पीछे अजय मिश्रा के बेटे की कारों का काफिला पहुंचने दिया, वही ताकत है जो षड्यंत्र के तहत मिली हुई। और फिर मैं कहना चाहता हूं कि मोदी सरकार कोरोना काल में 3 काले कानून ला करके किसानों की हत्या करना चाहती थी, नहीं मार पाए। किसान उठ खड़े हुए सड़क पर आए तो आंसू गैस के तोप, पानी के तोप और पुलिस की लाठियों से और बिजली पानी कटवा करके भूखा पैसा मरवाना चाहती थी, तब भी नहीं मरवा पाई। अब अपने मंत्रिमंडल में अजय मिश्रा जैसे गुंडों को चुन करके किसानों का संहार करने का षड्यंत्र कर रही है। मैं आपको दावे से कह सकता हूं, किसानों का आंदोलन कुचलने की ताकत मोदी सरकार में किसी के बाप की ताकत नहीं है। आप कारों के काफिले से कुचलकर किसानों की हत्या करके आंदोलन कमजोर नहीं कर सकते हो। आप हमारे किसानों की गोलियों मार करके हत्या नहीं, आंदोलन कमजोर नहीं कर सकते हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि लखीमपुर खीरी की घटना जो पर आज संज्ञान लेते कहा कि सब कुछ चर्चा थी। मैं सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों आपसे जानना चाहता हूं, पहली बार आप न्यायिक जांच कराइए। क्या कारण है कि हमारे देश के गृह राज्य मंत्री की कुर्सी पर एक ऐसा गुंडा बैठा हुआ है जो कहता है कि मैं काला झंडा दिखाने पर 2 मिनट में निपटा दूंगा। चलिए मैं इस पूरी बातचीत को खत्म करूंगा। मैं आपको याद दिला रहा हूं, पहले मुसलमानों को मारने आए, फिर SC/ST एक्ट में प्रदर्शन कर रहे हैं, 12 दलितों को मार दिया, तब भी कोई नहीं बोला था। सवर्ण समाज के लोग की जब हत्याएं होती है गुप्ता या किसी मिश्रा को, तब आपका टीवी थोड़ा बहुत जगता है। अब किसानों को मारा जा रहा है, पहले जाटों को मारा गया हरियाणा में, गुर्जरों को मारा गया राजस्थान में, पटेलों को मारा गया, गुजर पे तो काली पुतवा दी, पटेलों को मारा गया गुजरात में। मारने वाला एक ही है, आपको सब पता है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये कृषि प्रधान नहीं जाति प्रधान देश है। जब तक इस देश में जातिवाद के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे, संविधान मजबूत नहीं करेंगे, बारी आपकी भी आएगी। बस फ़र्क इतना है, मैं बोलता हूँ, हक के लिए लड़ता हूँ, तो मेरी बारी जल्दी आएगी, लेकिन मेरी मौत शानदार होगी। मैं रोज़ घुट घुट कर नहीं मरूंगा। मैं फिर कह रहा हूँ, डेमोक्रेसी खतरे में है। जब मुख्यमंत्री धरना पर बैठने के लिए मजबूर हो, जब पूर्व सांसद को बाल घसीट के मारा जाए, जब देश के राष्ट्रीय नेताओं को बंद कर दिया जाए, तो सोचिए हमारी आपकी क्या औकात होगी। इस जुल्म, इस अव्यवस्था के खिलाफ बात करनी पड़ेगी, नहीं तो अगली बारी आपकी है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।